गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, कल हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसी टॉपिक को आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो देखो, कल हम लोगों ने जो टॉपिक लिया था वो लिया था अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का। देखो, जैसे कि मैं आपको बता चुका कि ये हमारा चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग प्रिंसिपल का, जिसमें हम लोगों ने ये बताया था कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। वन इज कॉन्सेप्ट एंड सेकेंड इज कन्वेंशंस। अब अगर हम कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग बात करें तो मैंने बताया था कि कॉन्सेप्ट आर दोज फंडामेंटल ट्रूथ ऑन विच ऑल द अकाउंटेंट्स आर एग्रीड। यानी कि ये फंडामेंटल गाइडलाइंस होती है, बेस होती है, जो कि अकाउंटेंट को उनके अकाउंटिंग वर्क में हेल्प करती है और हर एक अकाउंटेंट इन कॉन्सेप्ट के ऊपर क्या होता है, एग्रीड होता है। तो वैसे तो बहुत सारी कॉन्सेप्ट है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 की अगर हम बात करें तो देयर आर 3 बेसिक कॉन्सेप्ट, वो मैंने आप लोगों को बताई थी। कौन कौन सी बेसिक कॉन्सेप्ट थी? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट एंड एक्यूरेट कॉन्सेप्ट। इसके अलावा देयर आर सम अदर कॉन्सेप्ट्स आल्सो, जिसमें एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और करवा चुका हूं, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब हम लोग अपनी कॉन्सेप्ट में फिफ्थ कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं, दैट इज मनी मेजरमेंट। मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। देखिए डियर, एक चीज और ध्यान रखनी है कि कुछ बुक में कॉन्सेप्ट की जगह प्रिंसिपल वर्ड यूज होता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि एक्सप्लेन मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। ठीक है, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल का ही एक पार्ट है, इसलिए कई बार कॉन्सेप्ट की जगह प्रिंसिपल वर्ड यूज कर लिया जाता है। ठीक है, मीनिंग दोनों केसेस में सेम रहेगा। देखो, अब हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट का नाम है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट किसे कहते हैं? देखो, अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, only those transactions should be recorded in books of account which are measurable in terms of money। यानी कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि केवल और केवल उन्हीं ट्रांजेक्शन को आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना चाहिए जो कि मनी के रूप में मेजरेबल है। ठीक है, इफ एनी इवेंट और ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, इट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। देखो, अगर आपके सामने कोई भी ट्रांजेक्शन है, कोई भी इवेंट है, अगर वो ट्रांजेक्शन या इवेंट मनी के रूप में कन्वर्टेबल नहीं है, इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ मनी, इट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट वेदर इट मे बी ऑफ एनी इंपॉर्टेंट फॉर अवर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं। आप लोग ये मान के चलो कि जिन ऑर्गेनाइजेशन में ओनर और एम्प्लॉय, वर्कर और मालिक के बीच में हार्मोनियस रिलेशनशिप होते हैं, अच्छे रिलेशनशिप होते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन हमेशा ग्रो करेगा, सक्सेस को अचीव करेगा। ठीक है, अब लेट्स सपोज हम लोग अपना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट कर रहे हैं। हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेड यूनियन यानी कि वर्कर के साथ और ओनर के बीच में बहुत अच्छे रिलेशन है। इट इज ए इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर अवर बिजनेस, लेकिन हम इसे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में कहीं रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इन द सेम वे, हमारे जो सप्लायर हैं, जो हमें गुड सप्लाई करते हैं, उनके साथ हमने एक फेवरेबल एग्रीमेंट किया हुआ है कि दे विल कंटिन्यूअसली सप्लाई अस गुड्स, यानी कि वो लोग हमें गुड्स की कंटिन्यूअस सप्लाई करेंगे, विदाउट एनी इंटरप्शन गुड सप्लाई करेंगे। इट इज ए इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बट इट विल नॉट बी डिस्क्लोज इन अवर बुक्स ऑफ अकाउंट। इसको भी हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में डिस्क्लोज नहीं करते। ठीक है, तो कहने का मतलब ये होता है कि अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ओनली दोज ट्रांजेक्शन और इवेंट शुड बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट विच आर मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। एनी इवेंट और एनी ट्रांजेक्शन विच मे बी ऑफ एनी इंपॉर्टेंस फॉर अस, जो कि हमारे लिए कितना भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, इफ नॉट कन्वर्टेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, इट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड। अगर वो मनी में कन्वर्टेबल नहीं है तो आप उसको रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे। तो आप इसमें क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू मनी
measurement concept only. According to money measurement concept, only those transitions can be recorded in books of account, which are measurable in terms of money. केवल उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है जो मनी के रूप में कन्वर्टेबल है. एनी इवेंट और ट्रांजेक्शन which may be very important for us will not be recorded if it is not measurable in terms of money. देखो डियर, मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं कि किसी भी ट्रांजेक्शन को या किसी भी इवेंट को आप लोग अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में केवल और केवल तभी रिकॉर्ड करोगे व्हेन दे आर मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, जब वो मनी के रूप में कन्वर्टेबल है. कोई भी इवेंट हुआ, कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ, अगर आप उसे मनी की टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते, मनी की टर्म्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट. आप उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे. क्लियर? देखो, जैसे कि आप इसमें एग्जांपल भी ऐड कर सकते हो कि जैसे कि फॉर एग्जांपल देयर इज अ हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज. इट इज ए इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर आवर बिजनेस, बट सिंस it is not convertible in terms of money, therefore it will not be recorded in books of account. क्लियर बेटा? तो ये हमारे पास था मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट. इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर मूव करते हैं. देखो, हमारे पास जो सिक्स्थ कॉन्सेप्ट है उसका नाम है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट. अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट. देखो बेटा, हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट का नाम है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट. अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या होता है, किसे कहते हैं? देखो बेटा, पहले तो इसको समझने की कोशिश करो. आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था बिजनेस, आप लोगों ने जो हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा था गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, ये वाला पढ़ा था, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट. और इस कॉन्सेप्ट में आपने क्या पढ़ा था कि अवर बिजनेस विल बी इन एग्जिस्टेंस फॉर द लॉन्ग टाइम पीरियड एंड इन नियर फ्यूचर इट इज नॉट एस्टिमेटेड दैट द बिजनेस विल बी शट डाउन. यानी कि हमारा बिजनेस लंबे समय तक चलेगा और नियर फ्यूचर में इसके बंद होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं. मान लो एक बंदे ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया एक्स लिमिटेड के नाम से और एक्सपेक्ट किया गया कि उसका जो बिजनेस होगा वो 20 इयर्स तक चलेगा, 20 सालों तक चलेगा. ठीक है भाई, लंबा लॉन्ग टाइम पीरियड हो गया. आज अगर आप अपना बिजनेस स्टेबलाइज कर रहे हो, लगभग 20 सालों के लिए बिजनेस स्टेबलाइज कर रहे हो, तो इसका मतलब इट इज ए लॉन्ग टाइम पीरियड. ये एक लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए बिजनेस हो गया. ठीक, अब देखो, किसी भी बिजनेस का जो रियल रिजल्ट है, it will be calculated only when the business will be shut down.
यानी कि किसी भी बिजनेस का जो रियल रिजल्ट होता है वो तब पता चलता है जब आपका बिजनेस बंद होता है, जब आपका बिजनेस शट डाउन होगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मान लो मैंने आज अपना बिजनेस स्टार्ट किया और उसमें इनिशियली 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। आज मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, उसमें मैंने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। 10 लाख रुपए में मैंने बिल्डिंग भी खरीद ली, फर्नीचर भी खरीद लिया, मशीनें भी खरीद ली, गुड्स भी खरीद ली, ठीक। अब मान लो पहले साल मैंने अपने बिजनेस को रन किया और पहले साल में मुझे 50,000 रुपीज का प्रॉफिट हो गया, 50,000 का प्रॉफिट, ठीक। उसके बाद दूसरे साल मैंने अपने बिजनेस को रन किया, दूसरे साल में मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ? 60,000 का प्रॉफिट हुआ। लेकिन 2 साल के बाद किसी वजह से मुझे अपने बिजनेस को बंद करना पड़ गया, मैंने अपने बिजनेस को शट डाउन कर दिया। अब जब मैं अपने बिजनेस को बंद करता हूं, मेरा बिजनेस शट डाउन होता है, उस समय सिचुएशन क्या होगी? जो मैंने 10 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट किए थे बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर में, क्या वो 10 के 10 लाख रुपए मेरे रिकवर हो जाएंगे? नहीं होंगे। 2 सालों के बाद जब मैं बिजनेस को शट डाउन करूंगा तो इस 10 लाख रुपए में से मेरे पास कितने रुपए रिकवर होंगे? हार्डली 8 लाख रुपए। भाई आपका जो फर्नीचर लगाया था उसमें से काफी फर्नीचर खराब हो जाएगा, मशीनों के रेट हाफ हो जाएंगे, इवन जो आपके कस्टमर से जिनको आपने उधार में सामान बेचा हुआ है, जिनसे आपको पैसा लेना था, वो लोग भी आपको थोड़ा बहुत पैसा काट पीट के देंगे, और देंगे तो देंगे, नहीं भी देंगे, मना भी कर देंगे, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ कि मैंने 2 सालों में कितने पैसे कमाए? 1,10,000 रुपए। लेकिन दूसरी तरफ बिजनेस को जब शट डाउन किया गया तो कितने का लॉस हो गया? 2 लाख का। तो रियल लॉस कितने का है? 90,000 रुपीज का लॉस है। तो हम लोग हर साल खुश हो रहे थे कि इस साल मैंने 50 कमा लिए, इस साल 60 कमा लिए, लेकिन जब बिजनेस को शट डाउन किया गया तो रियल रिजल्ट का पता चला कि रियल में हमारे बिजनेस में कितने का प्रॉफिट या कितने का लॉस हो रहा है, ठीक। तो यही बात मैं आपको कह रहा हूं कि एक्चुअल रिजल्ट ऑफ बिजनेस विल बी फाउंड आउट व्हेन द बिजनेस विल बी शट डाउन, लेकिन एट दैट टाइम द रिजल्ट विल नॉट बी बेनिफिशियल। जब हम बिजनेस को शट डाउन करते हैं उस समय जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट का हमारे लिए उस रिजल्ट की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई महत्व नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल और लीजिए। आज आप लोग 11th क्लास में एडमिट हुए, ठीक है। 11th क्लास में आप लोग देखो हर महीने आपके स्कूल में टेस्ट होंगे, ठीक है। हर 2-3 महीने के बाद आपके टर्मिनल एग्जाम्स होंगे, ठीक है। क्लास में आप लोगों के टेस्ट होंगे, किसी टेस्ट में आपके फुल मार्क्स भी आएंगे, किसी टेस्ट में आपके 0 मार्क्स भी आएंगे, किसी टेस्ट में आपके 50% मार्क्स भी आएंगे। ये प्रोग्रेस चलती रहेगी। लेकिन आपने 11th क्लास में कितना सीखा इसका पता कब चलेगा? जब आपके फाइनल टर्म एग्जाम होंगे, है ना। लेकिन क्या होता है कि रियल जो इवैल्यूएशंस होता है, रियल में हमने कितना पढ़ा या कितना नहीं पढ़ा, इसका पता तो चलता है फाइनल एग्जाम में। लेकिन बात आती है कि अगर केवल रिजल्ट का फाइनल एग्जाम से पता चलता है तो क्या ये बीच में जो टर्मिनल टेस्ट होते हैं या जो मंथली टेस्ट होते हैं या जो क्लास टेस्ट होते हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है? भाई जब इनका कोई रिजल्ट मैटर ही नहीं करता तो फिर आप इन टेस्टों को क्यों लेते हो? तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि सोच के देखो कि अगर आपके स्कूल में केवल और केवल एक फाइनल एग्जाम हो, ना बीच में कोई क्लास टेस्ट हो, ना कोई टर्मिनल एग्जाम हो, तो फिर क्या होगा? उस समय अगर फाइनल एग्जाम होंगे और कोई बच्चा फेल होता है तो उस समय हम लोग क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं। भाई फाइनल एग्जाम में आपने पेपर दिया, आप फेल हो गए, क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, आपका साल खत्म हो गया। हम लोग ये टर्मिनल एग्जाम इसलिए लेते हैं ताकि आपकी कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस के बारे में पता चल सके। अगर आपकी परफॉर्मेंस डाउन चल रही है तो हम लोग उसके लिए करेक्टिव एक्शंस ले सके और फ्यूचर में आपकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के एफर्ट्स किए जा सके। इसीलिए ये टर्मिनल एग्जाम या क्लास टेस्ट लिए जाते हैं। तो उसी प्रकार मैं कहता हूं कि ठीक है, अवर बिजनेस विल बी इन एग्जिस्टेंस फॉर द लॉन्ग टाइम पीरियड। हम लोग मानते हैं कि हमारा बिजनेस लॉन्ग टाइम तक चलेगा एंड द रियल रिजल्ट विल बी फाइंड आउट व्हेन द बिजनेस विल बी शट डाउन। किसी भी बिजनेस का जो रियल रिजल्ट है वो तभी पता चलता है जब हमारा बिजनेस शट डाउन होगा, जब हमारा बिजनेस बंद होगा। बट एट दैट टाइम द रिजल्ट इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट।
लेकिन उस समय जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो रिजल्ट हमारे लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होगा, बट एट दैट टाइम द रिजल्ट विल नॉट बी सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, बिजनेस की जो लाइफ होती है, जैसे 20 ईयर, 30 ईयर, 40 ईयर, जितनी भी लाइफ होती है, उस लाइफ को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं। जैसे ये 20 साल की लाइफ है, इस लाइफ को हमने छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक एक साल के हिस्सों में। एक साल का जो टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड को हम अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं। ठीक है, उस टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग पीरियड। We get the information related to our business at the end of a accounting period, and on the basis of these information we take the corrective action to improve the performance in future। ठीक, मतलब कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, भाई गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बिजनेस लॉन्ग टाइम तक चलेगा, एंड द रियल रिजल्ट ऑफ बिजनेस विल बी फाइंड आउट व्हेन द बिजनेस विल बी शट डाउन, बट एट दैट टाइम the result will be no so much important। yeah, but at that time we can't take any corrective action। भाई जब 20 साल के बाद रियल रिजल्ट का पता चलेगा, उस समय आप कुछ नहीं कर पाओगे। therefore the lifetime of the business is divided into small period। each period is called accounting period। हर एक पीरियड को हम अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं। the life of a business organization is divided into accounting period। we get the information related to our business at the end of each accounting period and take the corrective actions according to that। और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, corrective actions लेते हैं। क्लियर है बेटा? ठीक, एक मिनट बेटा, देखो बेटा इसमें आप लोगों को क्या लिखना है, अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। पहले गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का एग्जांपल लेना है। अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, it is assumed that our business will be in existence, our business will be in existence for long time period, long time period, and real result of business will be find out when business is shut down, when business is shut down, जब हमारा बिजनेस बंद होता है। बट एट दैट टाइम no corrective actions can be taken, no corrective action can be taken। लेकिन उस समय हम लोग कोई करेक्टिव एक्शन नहीं ले सकते। ठीक है, therefore life of business therefore according to, सॉरी इसमें एक छोटी सी लाइन ऐसे लिखिए, therefore
according to accounting period concept. Therefore, according to accounting period concept, life of business is divided into small parts. Each part is called a accounting period. Each part is called a accounting period. भाई हम लोग बिजनेस की लाइफ को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं. ईच पार्ट इज कॉल्ड ए अकाउंटिंग पीरियड. ठीक है. वी गेट द इंफॉर्मेशन about business at end of each accounting period. We get the information about business at end of each accounting period so that corrective actions can be taken for future. ताकि हम लोग फ्यूचर के रिगार्डिंग या फ्यूचर परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के पर्पस से हम लोग करेक्टिव एक्शंस ले सकें. क्लियर है बात. तो देखो बेटा, ये थी हमारे पास अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट. इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर मूव करते हैं. देखो बेटा, बुक में जो हमारी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दी गई है, 7th कॉन्सेप्ट, उसका नाम है कोस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कोस्ट कॉन्सेप्ट. लेकिन ये कॉन्सेप्ट मैं सबसे लास्ट में करवाऊंगा. हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर मूव करते हैं, उसका नाम है ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट. देखिए बेटा, हमारे पास अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, 7th कॉन्सेप्ट, इसका नाम है ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट. देखो, अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर मूव करते हैं और इसका नाम है ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट. ये क्या होता है? देखो, एक्चुअल में आप लोगों को मैंने एक चैप्टर पढ़ाया अभी रिसेंटली, डबल एंट्री सिस्टम. ठीक है, आप सभी को याद होगा. डबल एंट्री सिस्टम में मैंने क्या बताया था कि भाई अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन ऑलवेज अफेक्ट्स टू अकाउंट इन विच वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड अदर अकाउंट इज क्रेडिटेड. ये पढ़ाया गया था. ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, इट इज आल्सो बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. ये कॉन्सेप्ट भी अकाउंटिंग के डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर ही बेस्ड है. दिस कॉन्सेप्ट इज आल्सो बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. देखो, दिस कॉन्सेप्ट आल्सो सेज दैट अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम या अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, each and every transaction always affects to account in which one account is debited and other account is credited. यानी कि ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग भी हर एक बिजनेस ट्रांजेक्शन का दो अलग अलग अकाउंट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, इन विच वन अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड अदर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. ठीक है. अब देखो, ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ही एक चीज को और बताता है कि अकॉर्डिंग टू ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट इन ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एसेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी.
यानी कि ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट की वजह से ही एक बिजनेस में एसेट्स हमेशा किसके इक्वल होती है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी के इक्वल होती है, यानी कि हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन होती है वो ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट को ही एक्सप्लेन करती है। ठीक है, आप लोग देखोगे कि ड्यू टू एनी ट्रांजेक्शन देयर इज ए चेंज इन द पोजीशन ऑफ एसेट्स कैपिटल एंड लायबिलिटी बट स्टिल आफ्टर द चेंज इक्वलिटी इज मेंटेन, यानी कि चेंजेस कितना भी हो जाओ, एसेट्स लायबिलिटी और कैपिटल की पोजीशन किसी भी ट्रांजिशन की वजह से चेंज होगी, लेकिन चेंज होने के बाद भी जो इक्वलिटी है वो हमेशा मेंटेन रहती है। ठीक है, तो आप ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग क्या लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, या पहले तो ये लिखो कि दिस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव, व्हिच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि कौन सी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करती है, तो उसका नाम है ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। तो आप इसमें लिखेंगे दिस कॉन्सेप्ट इज related to double entry system of account. This concept is related to double entry system of accounting. According to this concept, each transition always affects two accounts in which one account is debited and other account is credited. एक अकाउंट को हम डेबिट करते हैं तो दूसरे अकाउंट को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। This is the dual aspect concept, that's why this is the dual aspect concept, that's why के बाद डैश करके assets is equal to capital प्लस लायबिलिटी, यानी कि बेटा ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट की वजह से ही किसी भी बिजनेस में जो एसेट्स होती है वो हमेशा कैपिटल प्लस लायबिलिटी के इक्वल होती है। ठीक है, तो ये हमारी कॉन्सेप्ट थी ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ठीक, आज के लिए इतना काफी बेटा, आप लोग इन तीनों कॉन्सेप्ट को समझिए, जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाई उनको भी पढ़िए। ठीक है, और आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ दिस चैप्टर मैं आपके पास कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की फोटो सेंड करूंगा, आप सभी उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तैयारी कीजिए। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।